हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 2 में उन जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं जो 5 जगत वर्गीकरण में शामिल नहीं किए गए थे। अर्थात ये ऐसे जीव हैं जिनको हम R.H. विटकर के द्वारा दिए गए 5 जगत वर्गीकरण में किसी भी स्थान पर रख नहीं सकते हैं। ऐसे जीवों में हम सबसे पहले वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनको हिंदी में विषाणु कहा जाता है। चैप्टर नंबर 2, और इसमें विषाणु वायरस। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि जिस फिल्टर पेपर से जीवाणुओं को पृथक कर सकते हैं, उन फिल्टर पेपर से इनको पृथक नहीं कर सकते हैं। अर्थात उससे भी, जीवाणु से भी बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। ये अविकल्पी परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। इनके अंदर प्रकार्यात्मक स्वायत्तता नहीं होती है और ये एक एकोष्कीय जीव होते हैं। इनके शरीर में कोशिकीय संगठन नहीं होता है। ये दूसरे जीवों के अंदर रोग पैदा करने की क्षमता रखते हैं। साथ में ये जो वायरस होते हैं, इनके अंदर एक ही प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ होता है, अर्थात न्यूक्लिक अम्ल होता है। ये वायरस जो होते हैं, ये संरचना की दृष्टि से, आकार आकृति की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के होते हैं। यानी इनकी अगर हम बाह्य संरचना देखें तो उसमें ये अलग अलग वायरस जो होते हैं वो अलग अलग आकार आकृति के होते हैं। देखिए, कुछ वायरसों के जैसे ये वायरसों की संरचना है। आप देखिए, इसमें ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है इस तरह का होता है। दूसरा हेपेटाइटिस सी, इस प्रकार का वायरस है। रेट्रोवायरस, जिसे हम प्रतीप वायरस कहते हैं, उसकी आकृति इस प्रकार की होती है। और एक होता है बैक्टीरियोफेज, जिसे जीवाणु भोजी वायरस के नाम से जाना जाता है। यह वो वायरस है जो जीवाणुओं को संक्रमित करके और उनको नष्ट कर देता है। तो बैक्टीरियोफेज जो वायरस है, आप देखिए इस प्रकार का दिख रहा है। इस आकृति को कहा जाता है मेंढक के टेडपोल लार्वा जैसी आकृति, अर्थात जिसमें सिर वाला भाग है और ये पूंछ वाला भाग है और बीच का ग्रीवा भाग है। इसके अलावा इबोला वायरस है, ये इस प्रकार का, देखिए इबोला एज ए सांप जैसा इस तरह का दिख रहा है, जबकि इतना बड़ा सूक्ष्म संरचना के रूप में होता है। यहां एक पेप्लियोमा वायरस है ये, और ये एडिनो वायरस है। एडिनो वायरस एज ए एड्स वाला वायरस। तो इस प्रकार से ये जो वायरस होते हैं, इनकी आकृति विविध प्रकार की होती है। लेकिन प्रत्येक वायरस में मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। तो हम जिस वायरस की संरचना को आधार मान करके वायरस के बारे में पढ़ते हैं, वो है जीवाणु भोजी वायरस, जिसको बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। जो इस प्रकार का है, देखिए इसमें ये सिर वाला भाग है, ये बीच का जो भाग है ग्रीवा वाला भाग है, नेक कह सकते हैं इसे, और ये आधार वाला जो भाग है ये पुच्छ तंतु होते हैं। क्योंकि वायरस की जो संरचना है, जिसे सबसे ज्यादा जिसे आधार मानकर अध्ययन किया जाता है, वो इसी प्रकार की होती है, जिसे जीवाणु भोजी वायरस या बैक्टीरियोफेज के नाम से जाना जाता है। तो ये सब वायरसों की आकृतियां हैं, और यही आकृति नहीं, इनसे और भी अलग कई प्रकार की और भी हैं जिस तरह की आकृति इनकी होती है।
अब बात करें, देखिए आप देख लीजिए गौर से, संरचना। वायरसों की जो संरचना होती है इसमें एक भाग तो होता है, देखिए दो भाग होते हैं। एक भाग तो होता है पेटिका, इसको कहा जाता है कैप्सिड, और दूसरा है केंद्रीय कोर, या इसे कह सकते हैं आनुवांशिक कोर। तो विषाणु की संरचना में दो भाग होते हैं, एक तो है पेटिका। पेटिका मतलब होता है जैसे जीवाणु भोजी है ये, और इसकी आकृति में ये ग्रीवा है, यहां पर और इसमें पुच्छित तंतु होते हैं, ऐसे। तो ये जो इसका भाग है, सिर वाला भाग है, इसमें ये जो है ये प्रोटीन का आवरण होता है जो इसको सुरक्षा देता है, ये पेटिका है। और ये इसका न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल है। अब देखिए इसमें पेटिका जो होती है ये प्रोटीन का आवरण होता है, यह प्रोटीन अणुओं से बना बाह्य आवरण होता है। इस आवरण में प्रोटीन के कौन कौन से अणु उपस्थित हैं और उन अणुओं की कितनी परतें हैं, ये उस वायरस की एक प्रकार से प्रतिरोधक क्षमता का निर्धारण करता है। क्योंकि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि उन पर किसी भी बाह्य रोग, कह सकते हैं कि कोई भी रासायनिक पदार्थ, विकिरण आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये प्रोटीन अणुओं का बना हुआ आवरण होता है। इसके प्रत्येक अंश या भाग को पेटिका अंश या कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सोमियर के नाम से इनको जाना जाता है। अब ये आप इतना याद रखिएगा कि वायरस की संरचना में सबसे बाहर की तरफ प्रोटीन का बना हुआ आवरण होता है और उस आवरण को कैप्सिड या पेटिका कहते हैं, और ये प्रोटीन के द्वारा बना होता है। ये छोटी छोटी उप इकाइयों के द्वारा या अंशों के द्वारा बना होता है। प्रत्येक अंश को पेटिकांश या कैप्सोमियर के नाम से जाना जाता है। और ये आवरण जो है ये अलग अलग प्रकार का आकार बनाए हुए होता है, जैसे बहुभुजाकार है,
प्रिज्म के समान है या ईंट के समान है या पत्तियों के गुच्छे के समान है, और जिस प्रकार का ये आवरण होता है उसी प्रकार की उस वायरस की आकृति बन जाती है। अभी आपने चित्र के माध्यम से देखा कि ये वायरस जो है वो अलग अलग प्रकार की आकृतियों को बनाए हुए होते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि इनका ये जो प्रोटीन का आवरण है ये जिस तरीके से बना हुआ है वायरस उसी तरीके की आकृति का बन जाता है। अब दूसरा है केंद्रीय कोर या आनुवांशिक कोर। ठीक है, अब आता है ये जो केंद्रीय कोर है, इसमें हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, इस केंद्रीय कोर में क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। न्यूक्लिक अम्ल है। अब न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का नाम है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो इनमें एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है, दोनों में से केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है। न्यूक्लिक अम्ल होता है। ये जो न्यूक्लिक अम्ल है या तो होगा डीएनए या फिर होगा आरएनए। अधिकांश जो प्राणी वायरस होते हैं उनके अंदर ये डीएनए के रूप में होता है, और जो पादप वायरस होते हैं उनके अंदर ये आरएनए के रूप में होता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल सरल संरचना वाले होते हैं। सरल संरचना वाले होने के कारण इनके अंदर बहुत ही आसानी से उत्परिवर्तन हो जाता है और ये वायरस नए रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं। विशेष रूप से जिन वायरसों में आरएनए होता है उनके अंदर तो ये म्यूटेशन, उत्परिवर्तन की जो क्रिया है वो बहुत ही आसानी से हो जाती है। यही कारण है कि आपने देखा है कि ये जो कोविड-19 जो वायरस है इसके नए नए रूप आ रहे हैं, और वो नए नए रूप घातक हो सकते हैं या कम घातक हो सकते हैं, ये पहले से निर्धारित नहीं हो पाता है। जैसे कि वर्तमान में डेल्टा वायरस के बारे में कहा गया कि भाई ये आने वाला थर्ड लहर इसी के कारण आ सकती है। तो अब वैज्ञानिक इस पर शोध में लगे हुए हैं कि भाई ये नुकसानदायक कितना कैसा रहेगा। तो ये न्यूक्लिक अम्ल होता है और इसमें एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो यहां इसकी संरचना में ये दो भाग होते हैं। अब आता है देखिए, ये जो हमने जीवाणुभोजी वायरस जो बनाया है, इस वायरस की संरचना में ये जो है ये तो है सिर वाला भाग, सिर है, शीर्ष वाला भाग है। ये यहां ग्रीवा भाग होता है और इसमें ये आधार प्लेट है। आधार प्लेट जो होती है वो षटकोणीय होती है और इसमें ये जो है ये संक्रमण तंतु होते हैं और इस भाग को पुच्छ भाग कहते हैं, पुच्छ भाग। तो ये एक तरह से जीवाणुभोजी वायरस है जिसकी संरचना में तीन भाग होते हैं। इसका आगे आप बड़ी क्लास में डिटेल पढ़ते हैं कि इसमें सिर वाला भाग होता है जो कि एक प्रकार से प्रिज्म के समान होता है और उसमें अंदर की तरफ जो है न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति होती है जो कि डीएनए होता है मुख्य रूप से इसमें। ठीक है, तो ये इस प्रकार। अब आता है वायरसों का महत्व कि ये वायरस क्या है। ये चित्र आपने देख लिया। महत्व,
ये जो वायरस होते हैं ये रोगजनक होते हैं और इनके द्वारा, क्योंकि ये अंतः परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं, दूसरे जीवों के अंदर रहते हैं, ये अंतः परजीवी के रूप में रहते हैं और ये रोगजनक होते हैं। इनके द्वारा जीवों में, आप देखिए जीवों में दोनों चीजें शामिल हो जाती हैं, पादप भी शामिल हो जाते हैं, प्राणी भी शामिल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो वायरस हैं ये केवल पादपों को ही नुकसान पहुंचाते हैं या प्राणी को, दोनों को ही पहुंचाते हैं। कुछ पादपों को भी है कुछ, और ये क्या है, जातीय विशिष्टता होती है। मान लीजिए कोई पादप वायरस है तो वो पादपों को ही नुकसान पहुंचाता है, प्राणियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इनके द्वारा जीवों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए इनके द्वारा उत्पन्न रोग, जिसमें अभी हाल ही में कोविड-19 के द्वारा जो कोरोना रोग उत्पन्न किया गया है और अभी भी चल रहा है, इस रोग का कारण भी वायरस ही है और ये ऐसा रोग बन गया है जिसके कारण बहुत सारे लोग रोगग्रस्त होकर के समय से पहले उनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा एड्स है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है, रेबीज है, बहुत सारे और भी वायरस हैं जिनके कारण भी कई लोग ग्रसित होकर के और समय से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वायरस हैं, जैसे एड्स का वायरस है, चेचक है, मम्स है, कई तरह के वायरस होते हैं और ये रोग पैदा कर देते हैं। इसी प्रकार से पादपों में भी रोग पैदा करने वाले होते हैं। एक होता है तंबाकू का मोजेक वायरस, TMV। ये तंबाकू के मोजेक रोग पैदा कर देता है। इसके अलावा एक अंगमारी रोग होता है जिसमें अंग अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं, या कुंचित रोग होता है, वो भी इन वायरसों के द्वारा होता है। ये वायरस हमारे लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन ये जो जीवाणुभोजी वायरस हमने देखा है, ये वायरस क्या करता है कि अगर मान लीजिए किसी पानी में या किसी भी जगह पर कोई जीवाणु है और जीवाणु अपनी अगर संख्या में वृद्धि कर रहा है, तो ये वायरस उस जीवाणु की वृद्धि को रोक देता है। और हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा इस प्रकार के शोध कार्य किए गए हैं, तो ये पता चला है कि जो गंगा जल होता है, उस गंगा जल में ये जीवाणुभोजी वायरस की उपस्थिति होने की वजह से गंगा जल कई दिनों तक, और कह सकते हैं कई सालों तक खराब नहीं होता है। उसके पीछे कारण यही होता है कि ये जीवाणुभोजी उस गंगा जल के अंदर जीवाणुओं की संख्या को बढ़ने नहीं देते हैं, अर्थात उस जल को खराब होने से रोक देते हैं। तो ये एक प्रकार से इस जीवाणुभोजी वायरस के कारण ऐसा होता है। अब वायरस के अलावा एक होता है वीरॉइड, जो कि वायरस से भी छोटा होता है। वीरॉइड, देखिए ये जो वीरॉइड है ये संक्रामक जीवों, यानी ये भी एक प्रकार का संक्रामक जीव होता है और इसमें पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर नाम के रोग इसके द्वारा पैदा कर दिए जाते हैं। और जो है यह वायरस से भी सूक्ष्म होते हैं। यानी
वायरस से भी सूक्ष्म होते हैं और इनके अंदर जो है आरएनए पाया जाता है, केवल आरएनए और प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। इनमें न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है जो कि कम आणविक भार वाला होता है तथा प्रोटीन का आवरण होता है। यानी ये भी एक तरह से वायरस से छोटा होता है और कह सकते हैं वायरस जैसा ही कह सकते हैं। और इसमें विशेष बात है कि वायरसों के अंदर तो डीएनए भी होता है, इसमें केवल आरएनए होता है। उसका भी आणविक भार जो है यानी बहुत कम न्यूक्लियोटाइडों से बना होता है, तो कम आणविक भार वाला होता है और इसके द्वारा भी रोग पैदा कर दिया जाता है। तो इस तरह के जो वायरस हैं जो कम आणविक भार वाले हैं, आरएनए वाले हैं, तो उनकी श्रेणी को नाम दे दिया है वीरॉइड। तो ये वायरस से भी छोटे होते हैं। इनके द्वारा एक रोग पैदा कर दिया जाता है जैसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नाम का रोग जो है इस वीरॉइड के द्वारा उत्पन्न कर दिया जाता है। स्पिंडल ट्यूबर नाम का रोग पैदा कर दिया जाता है। तो इस रोग के अंदर खोज की गई कि भाई ये वायरस से भी छोटा होता है। ठीक है, अब इसमें एक और लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है लाइकेन। अर्थात लाइकेन क्या है? देखिए, लाइकेन एक प्रकार का सहजीवन होता है जिसमें दो प्रकार के जीव आपस में एक दूसरे के लिए सहयोग देने के लिए एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी भी एक साथ ही वंशागत होते हैं। तो कल हम लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे और कल ही इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे, यानी एक बार पूरे चैप्टर का रिवाइज भी हो जाएगा और साथ में इसमें शेष बचा हुआ लाइकेन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप घर रहते हुए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और हम चैप्टर नंबर 2 को पूरा करा रहे हैं। इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।